नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इकोनॉमी को समझना एक पहेली जैसा है। हेडलाइंस कुछ और कहती हैं, बैंकों के रिजल्ट्स कुछ और इशारा करते हैं। तो आज हम इन्हीं मिले जुले संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर आखिर है क्या। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बैंकों के हालिया नतीजों से, फिर थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे कि इसका पूरी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है, फिर ग्लोबल हालात पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि हमें किन आंकड़ों पर असल में ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के दो सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों से, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। इनके जो ताज़ा नतीजे आए हैं ना, वो बाजार की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कहानी बताते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर सामने आती है। देखिए, एक तरफ है आईसीआईसीआई बैंक, जिसकी लोन देने की रफ्तार तो तेज है, पर उसके पास उतना पैसा यानी डिपॉजिट्स आ नहीं रहा। और दूसरी तरफ है एचडीएफसी बैंक, जिसके पास पैसा तो खूब आ रहा है, लेकिन वो नए लोन देने में थोड़ी सावधानी बरत रहा है। तो सवाल उठता है कि ये फर्क क्यों है? इसके पीछे दो बड़ी वजह हो सकती हैं। आईसीआईसीआई बैंक के मामले में हो सकता है कि लोग अपना पैसा बैंक में रखने के बजाय ज्यादा रिटर्न के लिए सीधे स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगा रहे हों। वहीं दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक शायद थोड़ा संभल कर चल रहा है। उसे लग रहा है कि अभी बाजार में नए लोन देना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। अच्छा, ये लोन बुक ग्रोथ शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। जैसे किसी कंपनी की सेल्स होती हैं, वैसे ही एक बैंक की कमाई उसके दिए हुए लोन से होती है। तो बस बैंक ने कुल कितने लोन दिए, वही उसकी लोन बुक ग्रोथ है। और यही बात ना इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर रही है। एचडीएफसी बैंक का स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से सस्ता तो दिख रहा है, लेकिन बाजार को चाहिए ग्रोथ। तो सवाल ये है कि जब बैंक की लोन ग्रोथ ही धीमी है, तो उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा कैसे? तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है कि ठीक है, स्टॉक सस्ता है, पर जब तक ग्रोथ वापस नहीं आती, इसे ऊपर ले जाने वाला ट्रिगर क्या होगा? चलिए अब बैंकों की इस कहानी से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी इकोनॉमी के लिए क्या मायने रखती है। देखिए, बैंकों का ये सतर्क रवैया सिर्फ उनके शेयर की कीमत का सवाल नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। तो आजकल के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बताते हैं कि देश के जो बड़े बड़े बैंक हैं, वो करीब 14 से 15% की दर से लोन दे रहे हैं। अब ये नंबर अकेले शायद ज्यादा कुछ ना बताएं, लेकिन जब हम इसे बड़ी तस्वीर में देखते हैं तो इसका मतलब बदल जाता है। इकोनॉमिक्स में ना एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई बैंक बाजार में 1 रुपया लोन देता है, तो वो पैसा इकोनॉमी में घूम घूम कर कई गुना असर पैदा करता है, और आमतौर पर ये असर करीब 3 गुना होता है। तो अब जरा गणित लगाते हैं। 15% की लोन ग्रोथ और 3 गुना का मल्टीप्लायर, तो इसके हिसाब से तो हमारी जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए करीब 4.5 से 5%। और ये आंकड़ा हमें हेडलाइंस में बताए जा रहे नंबर से काफी अलग है। ये एक स्लो डाउन यानी सुस्ती की तरफ इशारा कर रहा है। अब एक तरफ तो देश के अंदर ये सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ दुनिया में भी एक तूफान बन रहा है। ईरान में जो तनाव चल रहा है, उसका असर अब हम तक पहुंच सकता है, और वो भी एक ऐसे रास्ते से जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। भारत के एक बहुत करीबी व्यापारिक पार्टनर यूएई ने अमेरिका से डॉलर्स में क्रेडिट लाइन यानी एक तरह से उधार मांगा है। ये इस बात का संकेत है कि मिडिल ईस्ट में आर्थिक तनाव काफी बढ़ गया है। अब जरा इस चेन रिएक्शन को समझिए कि ये काम कैसे करती है। ईरान में टेंशन बढ़ती है, इससे यूएई का कारोबार धीमा पड़ जाता है। वहां काम करने वाले लाखों भारतीय अपने घर यानी भारत कम पैसा भेज पाते हैं, और आखिर में इसका सीधा असर भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर पड़ता है। और ये सारी बातें, चाहे वो बैंकों की हों या फिर ग्लोबल टेंशन्स की, हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था को आंकने के लिए सही पैमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिर्फ हेडलाइंस देखकर खुश हो रहे हैं? ये तो हम सबने सुना है, और सुनकर गर्व भी होता है कि भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है ना? पर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जब हम इस कुल कमाई को देश की पूरी आबादी में बराबर बांटते हैं, जिसे पर कैपिटा जीडीपी कहते हैं, तो हमारे रैंक फिसलकर सीधे 129 पर आ जाती है।
और जो बात शायद सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि जिम्बाब्वे और अर्जेंटीना जैसे देश जो खुद आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, वहां भी एक औसत इंसान की कमाई भारत से ज्यादा है। अर्जेंटीना में तो ये आंकड़ा $10,000 से भी ऊपर है। तो इससे एक पैटर्न समझ आता है। हम अक्सर उन आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिनसे एक फील गुड फैक्टर आता है, जैसे कि देश की कुल जीडीपी। लेकिन जो आंकड़े एक आम आदमी की आर्थिक हकीकत दिखाते हैं, उन पर चर्चा अक्सर गायब ही रहती है। तो इन सब मिले जुले संकेतों को देखकर बैंकों की धीमी चाल, दुनिया में बढ़ता तनाव और आंकड़ों की ये हकीकत, आखिर में एक सवाल मन में जरूर उठता है। क्या हम अपनी आर्थिक सेहत को परखने के लिए सही सवालों पर ध्यान दे रहे हैं?